मीनिंग में कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, बहुत ही इजी है। इस पे क्वेश्चन कैसा आता है सर? एक तो जर्नल एंट्री बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन कि हमने लोन लिया, उस पर इतनी कोलैटरल सिक्योरिटी दे दी। एक आता है एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो 3 मार्कर में ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चन टाइप का भी आ सकता है, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो उसमें तो पहले 1 मार्क का तो आपका मीनिंग ही हो जाएगा, इसमें आप एक्सप्लेन करेंगे मीनिंग और कब वो राइट्स एक्सरसाइज करते हैं वो बात भी। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 2 मेथड्स हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के 2 मेथड्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। फर्स्ट मेथड, when the debentures issued as collateral security are not to be shown separately. When the debentures issued as collateral security are not to be recorded, not to be shown separately. कह रहे मतलब, कह रहे आपने लोन बोरो किया, हाँ जी किया, एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बैंक लोन। इसका अकाउंट्स पे क्या इंपैक्ट आएगा? लोन बोरो करने का आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, वो करंट एसेट्स में आ जाएगा, और आपका बैंक लोन बढ़ जाएगा। बैंक लोन कहाँ आता है? नॉन करंट लाइबिलिटीज में, अज्यूमिंग लॉन्ग टर्म लोन था। कोई डाउट? बैंक टू बैंक लोन, प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट, बैंक लोन कहाँ जाएगा? नॉन करंट लाइबिलिटीज में। कोई भी डाउट? क्लियर? नाउ कह रहे नो entry is to be passed. First method, no additional entry to be passed for issuing debentures as collateral security. तो कोई और एंट्री नहीं आएगी, सिर्फ लोन बोरो करने की आएगी, बैंक टू बैंक लोन। फिर जब आप बैलेंस शीट में प्रेजेंटेशन, आपको जर्नल एंट्री भी पता होना चाहिए, और प्रेजेंटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में लोन कहाँ पे आएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। कोई डाउट है इसमें? ठीक है। नॉन करंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे, जैसे हमने शेयर कैपिटल में नोट्स टू अकाउंट्स बनाए थे। प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, सिंपल सी बात है, प्रेजेंटेशन की बात हो रही है कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में बैंक लोन आ जाएगा, जितने का भी अमाउंट है उसके बस ब्रैकेट्स में लिखा होगा द लोन इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो डिबेंचर्स जो इशू करे थे एज कोलैटरल सिक्योरिटी का, उसका कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बना, उसका कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं हुआ। लोन के नीचे बस ब्रैकेट्स में आपने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी कि जो लोन है ना ये सिक्योर्ड लोन है, और उसमें मैंने कोलैटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स दे रखे। बस फर्स्ट मेथड में इतना ही। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, फर्स्ट मेथड, व्हेन जर्नल एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर व्हाट? फॉर इशूइंग डिबेंचर्स as collateral security। कह रहे आपने कोलैटरल सिक्योरिटी इशू करी, हाँ जी करी, कह रहे कोई अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट मेथड, एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी इज नॉट पास्ड इन द बुक्स एट द टाइम ऑफ इशूइंग सच डिबेंचर्स। इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स। इट इज शोन अंडर द हेड सिक्योर्ड लोन्स। ये इट किसकी बात हो रही है? जो लोन बोरो किया उसकी बात हो रही है। In the equity and liabilities part of the balance sheet, that debentures have been issued as collateral securities as follows। अब ध्यान से देखना, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज, वो तो कह रहा अभी पूरा चैप्टर ही हो जाएगा अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है एनालिसिस में, पहला चैप्टर ही वही है, बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज। तो ये तो उसका मतलब 1% है, एक्सट्रैक्ट है छोटा सा, कि इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाएगा। तो बैलेंस शीट में हेड्स होते हैं, सब हेड्स होते हैं, तो वर्टिकल फॉर्मेट होता है। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, इक्विटी में आता था शेयर कैपिटल, ये डेट है, क्या है? ये लोन है। तो नॉन मेजर हेड क्या हो गया? नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सब हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नॉन करंट लाइबिलिटीज में सब हेड आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब आपने क्या लोन बोरो किया, वो सिक्योर्ड था कि नहीं था, वो सारी इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिखाते, उसके लिए क्या बनाते हैं? सेपरेट नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बनाते हैं उसके लिए? सेपरेट नोट्स टू अकाउंट्स। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में नॉन करंट लाइबिलिटीज को क्या बोलेंगे? मेजर हेड। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या हो गया? सब हेड। तो मेजर हेड नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। नोट्स टू अकाउंट्स, नोट नंबर वन में क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में टर्म लोन फ्रॉम बैंक। क्या आ जाएगा? टर्म लोन फ्रॉम बैंक।
टर्म लोन फ्रॉम बैंक आ गया 5 लाख रुपीस, वो मतलब वो तो एग्जाम्पल हो गया, कुछ भी आ गया, वो तो अमाउंट होगा ना जो भी होगा। क्या इसमें कहीं डिबेंचर्स की कोई रेफरेंस है? नो, तो डिबेंचर्स की कोई एंट्री नहीं आई। आपने जो लोन बोरो करा वो कहाँ जाएगा? नॉन करेंट लाइबिलिटीज मेजर हेड, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स सब हेड। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आ गया लॉन्ग टर्म लोन या टर्म लोन फ्रॉम बैंक, उसके नीचे ब्रैकेट्स में आएगा secured by issue of debentures as collateral security। बस इतनी सी प्रेजेंटेशन, कोई सेपरेट अकाउंट नहीं बना। अब कह रहे अमाउंट्स तो इमेजिन है, तो क्वेश्चन में जो भी होंगे वो आप फिल कर देंगे। तो अब जैसे इन्होंने एग्जांपल लिया कि लोन था 5 लाख का, डिबेंचर्स दे दिए 6 लाख के, फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कुछ भी अमाउंट्स हो सकते हैं, वो बताएगा किस अमाउंट के दे रखे हैं, आप उतने से प्रेजेंटेशन दिखा देंगे। फर्स्ट मेथड when the journal entry for issuing debentures as collateral security is not passed। कोई भी डाउट? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो आप लोन बोरो कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो जो आप लोन बोरो कर रहे हैं वो एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग होती है, इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड। बट अगर स्पेसिफाइड है कि मैंने लोन ही 6 महीने का लिया है या 8 महीने के लिए लिया है, लेस देन ऑपरेटिंग साइकिल लिया है, तो वो शॉर्ट टर्म लोन हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म लोन कहाँ जाएगा? करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। लॉन्ग टर्म लोन कहाँ जाता है? नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। शॉर्ट और करंट, इफ व्हेन द डिबेंचर आर इशूड फॉर शॉर्ट टर्म लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन कहाँ चला जाएगा? करंट लायबिलिटीज में, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम है। इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी की प्रेजेंटेशन, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के दो मेथड्स। मेथड 1, when separate entry is not passed for issuing debentures as collateral security। Method 2, better method। Method 2, better method। कह रहे when a separate entry is passed for issuing debentures as collateral security, तो उसकी एडिशनल एंट्री क्या हो जाएगी? आपने डिबेंचर्स इशू करे, ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग एंट्री है। आपने डिबेंचर्स इशू करे, आपने डिबेंचर्स तो इशू कर दिए, बट क्या ओनरशिप ट्रांसफर हुई है? नहीं हुई। कह रहे सर फिर अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करें? क्योंकि अगर मैं अकाउंटिंग एंट्री पास करूंगा तो डिबेंचर्स एक लायबिलिटी है, मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी डिबेंचर्स के फॉर्म में। लोन में ऑलरेडी पास कर चुका हूँ, बैंक टू बैंक लोन। मैंने 5 लाख का लोन लिया, बैंक टू बैंक लोन, तो मैं 5 लाख की ऑलरेडी लायबिलिटी दिखा चुका हूं। अब मैं डिबेंचर्स दे रहा हूं तो क्या मेरी लायबिलिटी बढ़ रही है? अगर मैं डिबेंचर्स दे रहा हूं बैंक को एज अ सिक्योरिटी और लोन की लायबिलिटी में 5 लाख की दिखा चुका हूं, अब मैं जो डिबेंचर्स दे रहा हूं तो क्या मेरी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है? नहीं। कह रहे लोन तो हो गया ना 5 लाख का, फिर अब इसको कैसे दिखाऊं? क्योंकि जैसे ही मैं डिबेंचर्स दिखाऊंगा मेरी तो लायबिलिटी बढ़ जाएगी उतने से, और टेक्निकली वो अभी ट्रू ओनर तो है नहीं, तो फिर क्या करूं? कह रहे दिखाना तो पड़ेगा। कह रहे फिर एक फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट करो, फिक्टिशियस इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट करो, डिबेंचर सस्पेंस। क्या अकाउंट क्रिएट करो? डिबेंचर सस्पेंस। तो जर्नल एंट्री हुई डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% डिबेंचर्स। X% डिबेंचर्स क्योंकि आपने डिबेंचर्स इशू करे, तो अगर आपने डिबेंचर्स इशू करे तो कंपनी की लायबिलिटीज बढ़ गई, कितने डिबेंचर्स मैंने इसको दे दिए। यस और नो? अगर आप एंट्री पास कर रहे हो तो डिबेंचर तो एक लायबिलिटी है, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज क्रेडिटेड। बट क्या अभी आपकी एक्चुअली कोई लायबिलिटी क्रिएट हुई है? नहीं हुई। तो इसीलिए आपने उसका इम्पैक्ट, लायबिलिटी का इम्पैक्ट नलिफाई करने के लिए एक टेम्पररी फिक्टिशियस अकाउंट क्रिएट करा। तो ये क्या है आपके लिए? एक फिक्टिशियस एसेट। क्यों? डेबिट आइटम है। क्या है? डेबिट आइटम है, फिक्टिशियस एसेट। सिर्फ इसलिए एंट्री पास करी जा रही है, मतलब जो डिबेंचर सस्पेंस डेबिट किया जा रहा है कि वो उसकी जो लायबिलिटी आपने क्रिएट कर दी और अभी कोई लायबिलिटी है नहीं, उसका इम्पैक्ट नलिफाई करने के लिए। कह रहे हो गया इम्पैक्ट नलिफाई? कह रहे हाँ इम्पैक्ट तो नलिफाई हो गया, क्योंकि जितना डेबिट उतना क्रेडिट, तो लायबिलिटी एज सच इवेंचुअली बढ़ी नहीं। कह रहे फिर फायदा ही क्या हुआ? फायदा ही क्या हुआ कि एक तरफ आपने डिबेंचर्स की लायबिलिटी बढ़ाई और एक तरफ एक इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट कर दिया, डिबेंचर सस्पेंस, एक फिक्टिशियस एसेट क्रिएट कर दिया। लॉजिक क्या हुआ ये एंट्री पास करने का? लॉजिक ये हुआ, ध्यान से देखना,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉजिक। अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी के पास एक मैक्सिमम ऑथराइजेशन होती है जिससे ज्यादा वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती, जिससे ज्यादा वो शेयर्स या डिबेंचर्स इशू नहीं कर सकती। ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है, वैसे एक डिबेंचर्स की भी लिमिट होती है, थोड़ा ना जितने मर्जी डिबेंचर्स इशू कर दो। तो अगर मेरे पास ऑथराइजेशन ही थी कि मैं मैक्सिमम 10,000 डिबेंचर्स इशू कर सकता हूं, अगर मेरे पास ऑथराइजेशन थी कि मैं मैक्सिमम 10,000 डिबेंचर्स ही इशू कर सकता हूं, तो फर्स्ट केस में क्या कहीं पे डिबेंचर्स अकाउंट आया? कहीं भी नहीं आया। तो क्या बैलेंस शीट को देख के ये पता चलेगा कि मैंने डिबेंचर्स कितने दे दिए उनको? कह रहे कोई सेपरेट अकाउंट तो बन नहीं रहा, ये ब्रैकेट्स में नोट दिया हुआ है, ब्रैकेट्स का नोट। तो वो ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे लगा दिया टर्म लोन फ्रॉम बैंक स्टार, और 10 पेजेस के बाद स्टार की रेफरेंस दे रखी है कि द लोन इज सिक्योर्ड बाय इशूइंग 6,000 डिबेंचर्स। कोई सेपरेट अकाउंट तो क्रिएट हुआ ही नहीं। जब आपने जर्नल एंट्री पास नहीं करी इशू ऑफ डिबेंचर्स की, तो मतलब बुक्स में तो वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। बुक्स में कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है कि 6,000 डिबेंचर्स बैंक के पास जा चुके हैं, मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बस रेफरेंस है। बस क्या है? रेफरेंस है। तो क्या वो मिसयूज कर सकते हैं इस चीज को कि उनके पास टोटल थे 10,000 डिबेंचर्स, उन्होंने 10,000 पब्लिक को इशू कर दिए और यहाँ पे 6,000 दिखा दिया मॉर्गेज करें। वो तो पेपर है ना, कोई वो थोड़ी ना मशीन है जो चली गई तो हमारे पास, वो तो पेपर है। उनके साथ मैंने एग्रीमेंट कर दिया कि चलो 6,000 का 6,000 डिबेंचर्स कोलैटरल सिक्योरिटी, और पब्लिक को इशू भी कर दिया 10,000, और मैक्सिमम ऑथराइजेशन तो 10,000 की है। तो जब मैंने 10,000 डिबेंचर्स पब्लिक को इशू करे होंगे, तो मेरी जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज में डिबेंचर्स आ रहे होंगे वो तो 10,000 आ रहे होंगे। क्या कहीं कोई वायलेशन दिखेगी? 10,000 की लिमिट है, देखो 10,000 ही दिया है मैंने, तो कहीं कोई वायलेशन दिखेगी नहीं। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी हैं वो तो आपने कहीं दिखाई नहीं रखे, वो तो बस एक रेफरेंस है ब्रैकेट्स में। वो तो कंपनीज की बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स तो 20 पेज के बाद भी हो सकते हैं, बैलेंस शीट के फेस पे नहीं दिख रहा वो कि कोलैटरल सिक्योरिटी के। तो ऐसे फ्रॉड्स बचाने के लिए, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए उन्होंने बोला कि आप इसको बुक्स में दिखाएं, आप इसको बुक्स में दिखाएं। लाइबिलिटीज में ध्यान से देखेंगे, लाइबिलिटीज में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिबेंचर्स दिखाएं कि आपने 6 लाख के डिबेंचर्स दिए एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ध्यान से सुनेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लोन तो दिखा चुके हो, आप डिबेंचर्स भी दिखाएं एज कोलैटरल सिक्योरिटी के आपने दे रखे हैं। कह रहा मैं लाइबिलिटी में दिखाऊंगा अगर 6 लाख और 5 लाख लोन भी दिखाऊंगा तो मेरी लाइबिलिटी तो 11 लाख हो गई, मैंने तो लोन ही 5 लाख का लिया है। तो क्या वो मेरी अभी एक्चुअल लाइबिलिटी है? नहीं है। कह रहा आप दिखाओ और फिर उसके बाद नीचे डिडक्ट कर दो लेस डिबेंचर सस्पेंस। क्या कर दो? माइनस कर दो डिबेंचर सस्पेंस। 6 लाख माइनस 6 लाख, बाहर जीरो आ जाएंगे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स तो फिर जीरो हो गए, फायदा क्या हुआ? कह रहे अब डिबेंचर्स अकाउंट दिख रहा है। अब डिबेंचर्स अकाउंट दिख रहा है तो पिछले केस में भी अगर दिख रहा होता तो 10,000 पब्लिक को इशू होते और 6,000 बैंक को इशू होते, तो दिखता कि 16,000 इशू हो चुके हैं। कह रहे इनके पास तो ऑथराइजेशन नहीं 10,000 के, कैसे हो गए 16,000 इशू? तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए क्या करते हैं, जो डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी है, अब जैसे आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स थी, एक हो गया टर्म लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड पॉइंट है डिबेंचर्स। तो 6,000 डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इनर कॉलम में 6 लाख, इसमें से माइनस कर दिए क्या? डिबेंचर सस्पेंस, 6 लाख माइनस 6 लाख डैश। तो रिजल्ट तो जीरो ही आया इसका अमाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिस्क्लोजर आ गया, अकाउंट आ गया यहाँ पे कि जैसे लोन है 5 लाख वैसे डिबेंचर्स भी आ गए। तो इसमें फ्रॉड बच जाते हैं। बेटर प्रेजेंटेशन, द financial statements will give a more meaningful presentation, true and fair view. It is a qualitative characteristic. समझ आई बात? इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी से आसान कुछ नहीं है, मतलब कॉन्सेप्ट इज ओवर, कॉन्सेप्ट इज ओवर। मैं अभी इसका क्वेश्चन भी करके दिखा दूंगा, बट ध्यान क्या रखना है, थियोरेटिकली आएगा एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट तो आपको दोनों मेथड्स की बात करनी है, फर्स्ट मेथड भी और सेकंड मेथड भी।
First method, when the issue of debentures, when the debentures issued as collateral security are not to be recorded separately, तो सिर्फ लोन दिखा देते हैं और उसके नीचे एक छोटा सा रेफरेंस आ जाता है ब्रैकेट्स में, the loan has been secured by these many debentures और उसकी वैल्यू. When the debentures are issued as collateral security are to be recorded separately, तो लोन की एंट्री तो होगी बैंक टू बैंक लोन, उसकी प्रेजेंटेशन तो जैसे है वैसी रहेगी. एडिशनली एंट्री क्या होगी? डिबेंचर सस्पेंस. तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर इशूइंग डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी, तो उसकी एंट्री है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू X% debentures. When the loan is repaid to the lender, the above entry is cancelled by passing a reverse entry. जब आपने लोन खत्म कर दिया तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर सस्पेंस, क्योंकि वो लायबिलिटी खत्म हो गई डिबेंचर्स की, और जो आपने फिक्टिशियस इमेजिनरी अकाउंट क्रिएट कर था वो भी क्लोज कर दिया. कोई भी डाउट? Debentures issued as collateral security being for the loan of the company are shown in the notes to accounts on the loan secured by debentures. ठीक है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बैंक लोन के नीचे क्या जाएगा? सेकंड पॉइंट डिबेंचर्स. सर ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने इसके अलावा 20,000 डिबेंचर्स पब्लिक को भी इशू करे हुए फॉर कैश. हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो फिर उस केस में क्या आता? ऊपर आता डिबेंचर्स में 20,000 डिबेंचर्स इशू टू द पब्लिक या 10,000 व्हाटएवर द अमाउंट में भी वो आता है यहाँ पे. अगर फॉर एग्जांपल 10,000 होता तो 10 लाख यहाँ आता. फिर उसके नीचे आता 6,000 इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, 6 आ गया तो टोटल हो गया डिबेंचर 16 लाख लेस डिबेंचर सस्पेंस 6 लाख. तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 10 लाख आ रही होती है डिबेंचर्स की जो आपने पब्लिक को इशू कर रखे हैं, क्योंकि जो आपने डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी हैं, एज ऑफ नाउ you are not liable to pay the money for debentures also, because there has not been any default till now. The bank has a right to sell these debentures or exercise their rights on these debentures only in case of default. Issue of debentures as collateral security, बस इतना सा ही concept. मैं इसका जल्दी से क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ. बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत इजी है. बट प्लीज प्रेजेंटेशन, क्योंकि 3 नंबर का ही आएगा और बैलेंस शीट आपने नहीं बना रखी होगी, उस टाइम पे बनाओगे तो आप 15 मिनट लगा दोगे उसी क्वेश्चन को करने के लिए. 3 मार्क्स के लिए तो आपको 6 to 7 मिनट्स मिलते हैं. तो प्लीज इतनी ही इसकी वैल्यू है, बट बहुत स्कोरिंग है. चलो जल्दी से एक क्वेश्चन.